नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ रहे थे, जिसमें इसके पिछली क्लास के वीडियो में मैंने देखा था कि मोहम्मद गोरी का किस प्रकार भारत पर आक्रमण होता है और भारत के लगभग कई कई प्रांतों को वो विजिट कर लेता है, जीत लेता है। और मोहम्मद गोरी अंतिम रूप से 1205 ईस्वी में पुनः भारत आता है और यहाँ पर अपने एक दास को छोड़कर चला जाता है। वह दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस दास के माध्यम से यहाँ देखेंगे कि मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो जाती है और उसने अपने आप को एक सल्तनत के रूप में विस्तार कर लेते हैं, जिसे सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। और इसी सल्तनत कालों में कई वंश आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश, और उसके बाद देखेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे क्रम पूछ देता है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत में। तो आपको याद रखना होगा कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था। फिर तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो सैयद वंश आया। और अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का कौन रहा? तो वह था लोदी वंश, जिसमें अंतिम रूप से इब्राहिम लोदी था, जिसके बाद जो है बाबर उस पर आक्रमण करता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो आपके बाबर आक्रमण कर लेता है और उसके बाद जो है बाबर हुमायूं वगैरह की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह सबसे पहले दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इसको याद रखने के लिए हम एक वर्ड के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, गुखी-तुस-सैलो। तो यह गुखी-तुस-सैलो एक वर्ड याद रखेंगे तो यह वंश का जो है क्रम आपको याद हो जाएगा। गुखी-तुस-सैलो मतलब गुलाम वंश, इधर खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। तो यह आपके 5 वंश थे जो दिल्ली सल्तनत पर जो है दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश को समझेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और उसमें कौन कौन उसके उत्तराधिकारी हुए और किसने क्या क्या काम किया था भारत क्षेत्र पर। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हम लोग एक एक करके वीडियो क्लिप बनाते जाएंगे, जिसमें गुलाम वंश होगा, खिलजी वंश होगा, तुगलक वंश होगा और उसके क्रम के आधार पर कौन सा उत्तराधिकारी ने क्या काम कराया और किसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिससे हमें प्रश्न आते हैं एग्जामों में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। चूंकि यह मोहम्मद गोरी का दास थे, इसलिए इसे दास वंश कहते हैं, या गुलाम थे तो इसे गुलाम वंश कहा जाता है। और यह किसी न किसी दास जो थे, किसी न किसी वंश से संबंधित थे। आप देखेंगे कि इसी दास वंश में 3 वंश का शासन चलता है। इन्हीं 3 वंशों के शासन में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र और उसका उत्तराधिकारी होते हैं वह कुतुबी वंश से संबंधित है, कुतुबी राजवंश से। इसी तरीके से इल्तुतमिश जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश दूसरे वंश से संबंधित था। उसके जो पूर्वज जो थे वो शमसी वंश से संबंधित थे, तो यह राजवंश था शमसी वंश। इसी तरीके से इल्तुतमिश के ही आप देखेंगे कि इसका ही दास रहता है गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन जो था वह उसका दास था, लेकिन बलबन किसी दूसरे वंश से संबंधित था, अर्थात यह जो था बलबनी वंश से संबंधित था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस गुलाम वंश में लगभग 3 राजवंशों ने शासन किया था, इसीलिए इसे कहीं कहीं ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश मतलब कई राजवंशों को मिलाकर सत्ता चलाया गया हो, और उसी का मिसलेनियस जो वंश है उसे ममलूक वंश कहेंगे। जिसमें आप देखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन चलाता है और लाहौर से शासन चलाता है। लाहौर से शासन चलाने वाला जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का जो है दास था, और इसका जो है मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में पोलो खेल खेलते हुए घोड़े पर से गिरकर, और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में विशेष डिटेल्स हम लोग अगले क्लास के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका पुत्र होता है आराम शाह 1210 ईस्वी में, लेकिन यह जो था योग्य शासक के रूप में नहीं था, अयोग्य था आराम शाह। तो कुछ दिनों तक यह शासन चलाता है, लगभग 4 से 5 महीने तक ही शासन में रहता है। इसके बाद इसी का जो है इल्तुतमिश, यानी इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, यह इल्तुतमिश जो है इसका शासन चलाता है।
इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक जो है इसमें इसने सल्तनत काल का जो है शासन व्यवस्था को संभाला था। इल्तुतमिश को वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया और दिल्ली से भारत क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था शुरू किया था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बताएंगे इल्तुतमिश। चूंकि इल्तुतमिश ने ही साम्राज्य का विस्तार किया और सही ढंग से आप देखेंगे कि उसने दिल्ली सल्तनत पर अपनी कब्जा कायम की थी। दिल्ली से इसने शासन व्यवस्था को शुरू किया था। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र उत्तराधिकारी होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था यह भी अयोग्य शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य शासक होने की वजह से यह भी ज्यादा दिनों तक जो है शासन नहीं चला सका। 1236 ईस्वी में कुछ महीनों तक इसकी शासन व्यवस्था रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इसने अमीरों के संपर्क में आकर और इसने सत्ता को जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह से छीन लेती है और रजिया सुल्तान वहां पर शासन शुरू कर देती है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहती है। ठीक इसी तरीके से इधर इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था उसका बहराम शाह। बहराम शाह शासन करता है और रजिया सुल्तान का जो है कैथल में हत्या करवा देता है डाकुओं के द्वारा। तो यह बहराम शाह आ जाते हैं। इसके बाद और भी कुछ ऐसे शासन आते हैं जिसमें अलाउद्दीन मसूद शाह, इधर आप देखेंगे नसीरुद्दीन मसूद। तो यह जो थे बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, इससे संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एक ही क्रम में समझ लेते हैं कि इन तीनों का शासन जो था 1240 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक था। अब नसीरुद्दीन महमूद जो था यह एक टोपी सिलकर आप देखेंगे कि सत्ता का जो है अपना जीवन यापन करता था। तो इसको जो है पराजित करके गियासुद्दीन बलबन ने 1266 में इसने उसको पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कामिल कर लिया। तो गियासुद्दीन बलबन जो था यह बलबनी वंश से संबंधित था और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाकर दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य का विस्तार किया था। 1286 से 1200 आप देखिए 66 से लेकर 1287 तक इसका शासन चलता है। इसका पुत्र था कैकुकाबाद और क्यूमर्स। यह जो थे यह युद्ध में की नीतियों में पारंगत थे, लेकिन इनको जो है तक्षशिला भेजा गया था कैकुकाबाद और क्यूमर्स को, और वह सभी नीतियों को, राजनीति व्यवस्था को, युद्ध की नीतियों को, इन सभी की शिक्षा को ग्रहण कराया था बलबन ने। परंतु एक चीज की कमी थी, यह कभी किसी स्त्रियों के संपर्क में नहीं आए थे। अचानक देखेंगे कि यह जब गियासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है कैकुकाबाद को, तो यह पहली बार जो है स्त्रियों के संपर्क में आते हैं और यह ज्यादा दिनों तक शासन नहीं चला सकते क्योंकि यह बीमार पड़ गए थे। और करीब 1287 लेके 1287 से 1290 तक का शासन चलता है कैकुकाबाद का। फिर इसके बाद 1290 में क्यूमर्स आते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्यूमर्स जो है था यह गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसके बाद खिलजी वंश आ जाते हैं। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स को पराजित कर दिया और इसने दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहता है। यह खिलजियों की जो शासन व्यवस्था थी 1290 से लेकर 1320 तक रहती है। सबसे वृद्ध जो दिल्ली सल्तनत में जिसने शासन व्यवस्था को संभाला था वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे बूढ़ा एक वृद्ध शासन चलाने वाला जो है शासक के रूप में था। इसके बाद इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी इस खिलजी वंश का जो है शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। इसको हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सल्तनत काल में। उसमें उसने सैन्य सुधार कराया था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार कराया था, मुद्रा संबंधित काम करवाया था। इसलिए इसको हम लोग विशेष रूप से समझेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित आते हैं।
इसके बाद आते हैं कि इसके बाद उसका उत्तराधिकारी होता है शिहाबुद्दीन उमर, और उसके बाद मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खिलजी। तो ये जो थे यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इन लोगों के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होना शुरू हो जाता है, और तैमूर लंग का आक्रमण जो है देखिएगा, इसके बाद जो है सॉरी यहाँ तैमूर लंग का आक्रमण नहीं होता, आक्रमण होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। इधर देखेंगे नसीरुद्दीन खिलजी के बाद जो है तुगलक वंश की नींव रखता है गियासुद्दीन तुगलक, और गियासुद्दीन तुगलक जो है यह नसीरुद्दीन खिलजी को पराजित करके तुगलक वंश की नींव रख देता है गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक रहता है, जिसमें आप देखेंगे 1320 से 1325 ईस्वी तक गियासुद्दीन तुगलक का शासन चलता है। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासन व्यवस्था को संभालता है 1325 से 1351 ईस्वी तक। यह जो था मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित शासक था, यानी यह जो है शिक्षित शासक के रूप में था, परंतु इसके साथ जो है कुछ इसका भाग्य भी साथ नहीं देता है। इसने काम तो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिया था, लेकिन यह जितने भी निर्णय लिया उन सभी निर्णयों में यह सफल नहीं हो सका, असफल हो गया। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक होता है, जो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहता है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी हम लोग को विशेष रूप से समझना है, क्योंकि इसने सिंचाई व्यवस्था को, सड़क निर्माण को और इससे संबंधित प्रशासनिक संबंधित कई कार्यों को करवाया है। तो इसे हमें विशेष रूप से समझना है, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसका उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक होता है। अब इसके समय में तैमूर लंग का, चूंकि इसका उत्तराधिकारी और छोटे छोटे होते हैं, परंतु सबसे अंतिम शासक के रूप में होते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो यह जो थे इन छोटे छोटे जो उत्तराधिकारी हुए, उसके समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण शुरू हो जाता है, और तैमूर लंग का आक्रमण होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में, और यह आक्रमण करके वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर तैमूर लंग ने एक अपना सेनापति छोड़ देता है, जिसका नाम था खिज्र खां, और यही खिज्र खां ने एक नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसका नाम सैयद वंश पड़ा। तो सैयद वंश जो था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहे। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, जिसने जो तैमूर लंग का ये था, तैमूर लंग का जो है आप देखेंगे कि सेनापति के रूप में था, और इसने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को पराजित करके और एक सैयद वंश की नींव रख दी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह को रंगीला शासक भी कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। जो 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक इसका शासन व्यवस्था था। इसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी तक, इम्पोर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन आलम शाह इधर देखेंगे 1443 से 1451 तक, तो यह भी बहुत विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव रख दी, जो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। तो आप देखेंगे कि 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक रहता है, जिसके बाद 1526 के बाद मुगल वंश आ जाते हैं। तो बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था, जो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी होता है 1489 से लेकर और 1517 ईस्वी तक। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो है वह है इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय में ही पानीपत का युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी पराजित होता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो आप बाबर इसको पराजित कर देता है और एक नए वंश की नींव रख देती है, जिसका नाम होता है मुगल वंश, और मुगलों का सत्ता कायम हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर और 1526 ईस्वी तक रहता है। तो इस विषय के बारे में हम लोग को विशेष रूप से समझना है, जिसमें हमें 5 वंशजों को दिल्ली सल्तनत के रूप में समझना है। गुलाम वंश, इसके बाद आप देखेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो कई बार एग्जाम में क्रम निश्चित पूछ देता है कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, या क्रम को सजाइए कि इनमें से कौन पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे। क्रम सजाने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इन्हें जरूर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जिससे क्वेश्चन आते हैं, वह उसे हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।